तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर कैसे निकालते हैं डेरिवेशन, और सेल्फ एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर किस तरीके से निकालते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है। ये दो टॉपिक जो है वो हम लोगों ने देखा था। और ये किसके अंडर आता है? सेल्फ एनर्जी को एक नया चीज़ नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। इसको अलग तरीके से मत देखना, नहीं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हम लोग इससे पहले जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे वो पॉइंट चार्जेस का निकालते थे, विच वॉज के Q1 Q2 बाय आर। लेकिन अब जो हम लोग निकाल रहे हैं वो कंटिन्यूस सिस्टम का निकाल रहे हैं, और उसके लिए हमारा हॉलोस्फीयर का जो चार्ज का सिस्टम जो बना उसका हमारा फॉर्मूला क्या आया? KQ² by 2R। ये कंटिन्यूस सिस्टम है, तो ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और ये भी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और इससे पहले हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे। चलो ठीक है, आगे हम लोग करते हैं और इसमें एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि तुम लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। उसके बाद फिर हम लोग आगे एनर्जी डेंसिटी देखेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो दो चार्जेस रखे गए हैं। ये एक हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस r है, और एक सॉलिड स्फीयर रखा गया है इस जगह पे। इस पे प्लस क्यू चार्ज दिया गया और इस पे प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, और दोनों का रेडियस r है, और इन दोनों को r डिस्टेंस पे रखा गया है, स्मॉल r। तो इस सिस्टम का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये तुम्हें निकालना है। सॉल्व करो। तो देखो इस क्वेश्चन में सिंपल सा एक चीज़ पूछा गया कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। और जब भी हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी या फिर सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए तो हमें ओवरऑल पूरे का पोटेंशियल एनर्जी जोड़ना पड़ेगा, चाहे वो इंट्रैक्शन के कारण से हो, चाहे वो सिस्टम के सेल्फ इंट्रैक्शन के कारण से। तो यहाँ पे अगर मैं जैसे ही सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखने की कोशिश करूँगा तो ये फर्स्ट स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर है। इन दोनों का पहला तो सेल्फ एनर्जी आएगा, और उसके बाद इन दोनों के इंट्रैक्शन के कारण से एनर्जी लिखा जाएगा। तो फर्स्ट क्या है? हॉलो स्फीयर है, और हॉलो स्फीयर का जो सेल्फ एनर्जी होता है वो क्या होता है? के Q² by 2R होता है। और सेकेंड सॉलिड स्फीयर है तो इसका कितना हो जाएगा? के Q² डिवाइडेड बाय 3 KQ² बाय, देखो ऊपर 3/5 होता है और एक 1/2 होता है, हो जाएगा 3/5 KQ² by R प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा? इंट्रैक्शन के कारण से KQ1 Q2 by R। तो KQ1 Q2 बाय डिस्टेंस बिटवीन, ये हो जाएगा यू टोटल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया सबको? तो बहुत ही बेसिक सा चीज़ मैंने बताया, कोई बहुत ही बड़ा चीज़ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो हॉलो स्फीयर है, एक का रेडियस r है, दूसरे का रेडियस है 2r, और इसके ऊपर जो है प्लस क्यू चार्ज है और इसके ऊपर भी प्लस क्यू चार्ज है। और क्वेश्चन बोला गया कि अगर इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, इनिशियली क्या था? वायर से कनेक्टेड नहीं था। इफ बोथ स्फीयर्स आर कनेक्टेड थ्रू वायर, then charges flows to the surface, then all the charges flows to the surface, to the outer surface, then find the heat generated। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन। और
मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट तुम लोग को पहले बता दिया, इसमें लिख करके बता दिया। कभी भी अगर हम लोग वायर से कनेक्ट करते हैं तो अंदर में जितने भी चार्ज होते हैं वो सारा का सारा ऊपर वाले सरफेस पे आ जाता है। तो प्लस क्यू पहले से था ही था, और ये पूरा का पूरा इसके ऊपर उठ के आ जाएगा तो और हो जाएगा 2p, और इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनल क्या होगा मैंने तुम्हें बता दिया स्टेटमेंट के थ्रू। हालांकि ये कंडक्टर का प्रॉपर्टीज जो कि आके पढ़ते, लेकिन मैंने यहाँ पे कराया। चलो अब इस क्वेश्चन को करो। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। पहला चीज़ तो ये कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना है। अगर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकल जाता है तब समझ लो ये पता चल जाएगा कि हीट कितना गया। और वो भी कोई भी सिस्टम खुद ही खुद उस डायरेक्शन में तभी जाता है जब उसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है। ऐसे नहीं जाता। ऐसा नहीं कि हाँ ये सिस्टम फॉरवर्ड हो गया खुद ही खुद। जैसे कोई रिएक्शन होता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्यों जाता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल रिएक्टेंट से। तो ये बेसिक सा चीज़ है, यहाँ पे भी वो चीज़ लागू होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ज़रूर पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कम हो रहा है, तभी जा कर के ये सिस्टम खुद ही खुद ऐसा हुआ। और जो भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी घटा है वो किस में जाएगा, हीट में। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको, बोलो, है ना। हाँ सर। तो देखो सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पहले उसे निकालो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो दोनों का पहले सेल्फ एनर्जी होगा, फर्स्ट एंड सेकंड, और फिर इन दोनों का इंट्रैक्शन के कारण से पोटेंशियल। तो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी वन का क्या होगा, होलो स्क्वायर है, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। और सेकंड का सेल्फ एनर्जी कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r, लेकिन r कितना है, 2r। और इन दोनों के इंट्रैक्शन के कारण से पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, बोलो कितना होगा। यहीं पे सबको प्रॉब्लम होता है। ये बड़ा सा स्फेयर है, होलो स्फेयर, रेडियस कितना है इसका, 2r। तो अगर मैं पॉइंट ए पे बोलूँ पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, बताओ। होलो स्फेयर के इनसाइड पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, के क्यू बाय आर। जीरो। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। हाँ हाँ के सर। क्यू बाय आर, और रेडियस है कितना, 2r, अंदर रख दिया। तो मान लो कि ए पॉइंट पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा होता तो उस प्लस क्यू का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता, यू विल बी इक्वल टू क्यू इंटू बी, हाँ या ना। ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं। तो क्या अगर ये चार्ज जो प्लस क्यू है वो इस जगह पे ना रख करके मैं इस जगह पे रखता तो क्या सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होता, क्या नहीं। क्या अगर मैं इस प्लस क्यू चार्ज को पीट पीट करके थोड़ा सा लंबा कर देता ऐसा, तो क्या सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी अलग होता, क्या नहीं, अभी भी उतना ही होता। क्योंकि चार्ज को तुम इनसाइड में कहीं पे भी रखो, किसी भी फॉर्मेट में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, क्यू इंटू इनसाइड का पोटेंशियल एनर्जी। अंदर कितना चार्ज है, प्लस क्यू, तो मैंने लिख दिया प्लस क्यू। और पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा इनसाइड में, के क्यू बाय आर। मेरी बात समझ में आई सबको। यस सर। के क्यू हाँ सर। स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r, ये इंट्रैक्शन के कारण से हुआ। अब इसको टोटल कर लो, तो के क्यूब स्क्वायर बाय आर तो कॉमन आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2। इन सभी को ऐड कर लो, कितना आ जा रहा है ये,
1 + 1/4 विच इज 5/4 क्यू स्क्वायर बाय आर। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये हुआ। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग को पता चल गया है कि जितने भी चार्जेस होंगे अंदर वाले स्फीयर पे वो सारा का सारा फ्लो करके बाहर वाले सरफेस पे आ जाएगा। तो बाहर वाले सरफेस पे अगर आ गया है तो सॉरी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? क्या इस बॉडी का किसी के साथ इंटरेक्शन हो रहा है क्या? नहीं। तो अगर हम लोग लिखेंगे 1 सेल प्लस 2 सेल प्लस U12, 1 में कोई चार्ज है ही नहीं, सिर्फ सेकंड में। ये हो जाएगा k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r, रेडियस भी डबल है इसका, और प्लस इनका इंटरेक्शन हो जाएगा 0। 4k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4r, यह आ जाएगा k क्यू स्क्वायर बाय, इसको इसके साथ माइनस करो, डेल्टा यू। सो दिस विल बी द हीट जनरेटेड। सबको समझ में आया या नहीं आया वो बताओ। है ना? आया सर। हाँ, तो इस चीज़ को याद रखना कि इन दोनों का इंटरेक्शन के कारण से किस तरीके से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, आगे काम आएगा। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो इस तरह के काम आएंगे। चलो अब आगे चलते हैं, हम लोग एनर्जी डेंसिटी करते हैं। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी थोड़ा ऊपर लो ना, 1 एनर्जी मिनट। पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी। हाँ सर, हो गया, थैंक यू। तो इसका नाम से ही पता चल रहा है कि एनर्जी का डेंसिटी, जैसे मास का डेंसिटी क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम। एनर्जी का डेंसिटी क्या हो जाएगा? एनर्जी अपन वॉल्यूम। सो दिस इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बेसिक सा डेफिनेशन है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? du/dv। छोटा सा एनर्जी लिया और छोटा सा नीचे वॉल्यूम लिया। या फिर हम लोग बड़ा सा भी एनर्जी ले सकते हैं और बड़ा सा भी वॉल्यूम ले सकते हैं। सिंपल सा चीज़ है। और ये क्या है हमारा? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी। और इस एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। और एप्सिलॉन नॉट दिया है, इसका मतलब मीडियम क्या है हमारा? वैक्यूम है। अगर मीडियम चेंज होगा तो यहाँ पे एप्सिलॉन एम लिखना पड़ेगा। सो एनर्जी डेंसिटी du/dv इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इसे याद रखना है और इसका डेरिवेशन की ज़रूरत है नहीं। हालांकि मैं डेरिवेशन अलग कैपेसिटर जब पढ़ाऊंगा तो उस समय दिखा दूंगा कि ये किस तरीके से डिराइव हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा एनर्जी डेंसिटी। ऊपर है एनर्जी, नीचे है वॉल्यूम। ये क्या बताना चाहता है? ये बताना चाहता है कि अगर किसी भी फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से एनर्जी एसोसिएटेड है। मैं एक छोटा सा क्यूब ले लूँ, छोटा सा बॉक्स ले लूँ, इसका अगर वॉल्यूम dv है तो इसके अंदर एनर्जी समाया हुआ है। कितना एनर्जी समाया हुआ है? du। और ये du/dv इज इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, वेर एप्सिलॉन नॉट इज द मीडियम का प्रॉपर्टी, तुम्हें पता है। तो बेसिकली ये एनर्जी है कितना? अगर एनर्जी देखना है तो ये हो जाएगा डेट du इज इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर dv। और दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो एनर्जी कितना आ जाएगा? हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर dv। और लेट से इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, लेट से
if electric field is uniform, if electric field is uniform, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकता हूँ. सो पोटेंशियल एनर्जी या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन दैट बॉक्स विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम. ठीक है क्या? यस सर. तो एक सिंपल सा डेफिनेशन अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी कैसे मिल रहा है. देखो, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में रिलेटेड है. अगर किसी भी प्लेस पे चार्ज रखा हुआ है तो उस चार्ज के कारण से आसपास वाले एरिया में फील्ड आ जाएगा, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. और जैसे जैसे चार्ज घटते जाएगा, जैसे जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज घटते जाएगा, वैसे वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटते जाएगा इस लोकेशन पे. बराबर. तो चार्ज घटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड घटा तो एनर्जी घटा है. इनडायरेक्टली तुम बोल सकते हो चार्ज घटा तो एनर्जी घटा. और एनर्जी का फील अभी तुम्हें नहीं आ पा रहा होगा. ये फील तुम्हें कहाँ पे मिलेगा? कैपेसिटर में मिलेगा. ये एनर्जी किस तरीके से रिलेटेड है चार्ज के साथ. ठीक है. खैर, इसके पे अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चंस करना ज़रूरी है, तभी जाकर के अंडरस्टैंडिंग होगा. जैसे कि मैं एग्जांपल एक कैपेसिटर वाला ले लेता हूँ. लेट से दो इनफाइनाइट चार्ज प्लेट्स हैं, और इनफाइनाइट चार्ज प्लेट्स हैं, और वो आपस में डी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, पास पास रखे हुए हैं. तभी तो इनफाइनाइट हो पाएगा. मैंने रख दिया इसको पास पास में. काफ़ी कम डिस्टेंस है. लेट से द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी. और इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है प्लस सिग्मा. और इस पे जो है नेगेटिव चार्ज है प्लेट पे, माइनस सिग्मा. और इस प्लेट का जो एरिया है वो हम लोग दे सकते हैं ए. लेट्स से द एरिया ऑफ दिस प्लेट इज ए. तो पूछा गया कि इस स्पेस में या फिर वॉल्यूम में जो कि प्लेट के द्वारा एक क्यूबाइड बन रहा है, उसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड. फाइंड द टोटल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड stored between the plates. Between the plates. सिग्मा स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट. हाँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो तुम लोग. सभी को टाइम मिलेगा, कोई जल्दी नहीं. देखो इसमें क्या करना होगा. हाँ सर. तो ये दोनों जो प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा. अगर ये प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी और इसके पास माइनस सिग्मा है, इट डजेंट मैटर कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग, उसके हिसाब से चीज़ें चेंज हो जाएगी. लेट से कि नॉन कंडक्टिंग है तो एक तरफ रहेगा, तो हम लोग आसानी से जल्दी कर लेंगे. एक इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन इस डायरेक्शन में, और ये नेगेटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में, और ये भी हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन इसी डायरेक्शन में. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन. तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया. और अब हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. सो एनर्जी is equals to half of epsilon naught E square multiplied by the volume. हो जाएगा हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? दिस मच. और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए इंटू डी. फाइनल आंसर कितना निकल के आया? एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा. सिग्मा स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू AD। सही है क्या? देख लो। बोलो समझ में आया या नहीं आया? वॉल्यूम हमारा ए हाँ इंटू सर। डी है ना, तो मैंने वॉल्यूम यहाँ पे पुट कर लिया, और हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है, तो हाफ मैंने पुट किया, एप्सिलॉन नॉट में रहने दिया, मीडियम चेंज हुआ नहीं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, उसका मैंने वैल्यू पुट कर लिया इस जगह पे। तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर AD डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन। तो ये हमारा एनर्जी आ गया। तो बिल्कुल ही बेसिक सा चीज़ है, और इसी कैपेसिटर के जो फॉर्मेशन है इसी से हम लोग डिराइव करते हैं ये वाला फॉर्मूला। क्या करना पड़ता है, जो चार्जेस है धीरे धीरे इसको उठा करके इसके ऊपर रखना पड़ता है। पहले न्यूट्रल होता है और इसमें माइनस क्यू चार्ज आने लगेंगे, इसमें प्लस क्यू चार्ज आने लगेंगे, तो मेरे कारण से वर्क होगा, और जो वर्क हुआ है वही तो है एनर्जी, और वो जो एनर्जी होगा उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाता है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन और भी सिंपल इस बार, कि इस पे +2 सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, नीचे वाले पे -2 सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, और एक स्फेयर बनाया गया जिसका रेडियस r है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो d है। तो बोला गया फाइंड द एनर्जी present in the form of electric field inside this sphere। in the form of electric field। सॉल्व करो इसको। ठीक है, अब तक तो कर ही लिया होगा तुम लोगों ने, और काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपल सा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना है तो एनर्जी तुम्हारा निकल करके आ जाएगा। सो एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बीच में, ये दोनों इनफाइनाइट प्लेट्स हैं, इस पे पॉजिटिव चार्जेस है, इस पे नेगेटिव है, तो इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और सिग्मा है कितना, 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो वैल्यूज को पुट कर लेना है, और कुछ नहीं है, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हमें जो वॉल्यूम लेना है वो स्फेयर का वॉल्यूम लेना है, क्योंकि स्फेयर के अंदर कितना एनर्जी आया वो पूछा है, 4/3 पाई आर, ये आ जाएगा आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूँ वो थोड़ा अच्छा है, इसे तुम लोग को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। एक हॉलो स्फेयर है, एक हॉलो स्फेयर है, और उस हॉलो स्फेयर के ऊपर चार्ज जो है वो +Q दे दिया गया, पॉजिटिव चार्ज, और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो इस चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कैसे होता है। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, इसका रेडियस r है, क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द एनर्जी present in the space in the form of इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां वहां पे एनर्जी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से, तो उन सभी का समेशन टोटल एनर्जी कितना होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमें निकालना है। सॉल्व करके बताओ।
सर हॉलो स्फीयर है क्या? हाँ, ये हॉलो स्फीयर है। तो इस क्वेश्चन के लिए मुझे क्या करना है कि जितने भी सारे चार्जेस के सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से एनर्जी आ रहा है, उन सभी एनर्जी को मुझे क्या कर लेना, ऐड कर लेना। तो उसके लिए मैंने क्या किया, आर डिस्टेंस पे गया और डी आर थिकनेस का एलिमेंट चूज किया। और ये जो डी आर थिकनेस का एलिमेंट है कैसा होगा, ये स्फेरिकल, चारों ये इस तरीके से मैंने चूज कर लिया। तो इसके पास छोटा सा वॉल्यूम होगा डीवी, और इस छोटे से वॉल्यूम में क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, दैट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। क्या इस वॉल्यूम के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बोल सकते हैं? बिल्कुल ना। dv इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर dv, और इसको हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया था, याद करो। और फिर हम लोगों ने बोला था अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो मैं ई को बाहर निकाल सकता हूँ। लेकिन क्या इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है क्या? के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्या आर वेरिएबल है? बिल्कुल है। तो ई भी वेरिएबल? बिल्कुल है। तो ई को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर मुझे ई का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और छोटा सा वॉल्यूम होगा, इसका छोटा सा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। डी आर। याद है ना, हम लोगों ने किया हुआ है ये सब चीज़ें। तो ये डी आर आ गया। अब जो जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लो। हाँ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये आया बाहर, स्क्वायर आ जाएगा, क्यू स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन, इधर आर स्क्वायर है और ये आर रेस्ट टू पावर 4 है, 1/आर स्क्वायर डी आर बनेगा। और इंटीग्रेशन किस जगह से किस जगह तक जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा आर आर से से इंफिनिटी। इन्फिनिटी तक है, तो इधर आर से इन्फिनिटी तक जाएगा। और ये चीज़ मुझे लिखना है। अब इसका इंटीग्रेशन करो, आर रेस्ट टू पावर -2, इंटीग्रेट करेंगे तो +1 होगा, बाय एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर और क्या आएगा, आर रेस्ट टू पावर -1, -1/r, और लिमिट फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर टू इन्फिनिटी हो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर। और ये कितना आ रहा है, पहले लोअर लिमिट पुट कर लो और अपर लिमिट बाद में। आंसर हमारा निकल के आ गया, इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक क्यू का वैल्यू कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने लिख लिया, और एक के को एज इट इज रहने दिया। फाइनल आंसर अब हमारा निकल के आया, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, कुछ याद आ रहा है ये चीज़, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2r क्या है? क्यू सेल। हॉलो स्फीयर का सेल्फ एनर्जी। ये हॉलो स्फीयर का सेल्फ एनर्जी है, हॉलो स्फीयर का सेल्फ एनर्जी। तो यहाँ से हमें थोड़ी थोड़ी ये बातें पता चल रही है कि हो ना हो, ये जो तुमने पॉजिटिव चार्ज डाला है, ये पॉजिटिव चार्ज सेल्फ एनर्जी के फॉर्म में है, और ये क्या है, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी। तो यही पोटेंशियल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्पेस में बिखरा हुआ है।
स्पेस में r से लेकर के इन्फिनिटी तक बिखरा हुआ है, और यही एनर्जी जो एसोसिएटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से, वो बेसिकली चार्ज से रिलेटेड है, और जो चार्ज का एनर्जी होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से एनर्जी हमारा लगभग आएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। चलो तो एक क्वेश्चन में देता हूँ, उसे तुम लोग करके लेके आओगे। और क्वेश्चन ऐसा है कि एक सॉलिड स्फीयर है और इसके ऊपर चार्ज दे दिया गया +q, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, और सॉलिड स्फीयर है तो बिल्कुल हर एक जगह पे इसके पास चार्ज होगा, ऐसा नहीं कि सरफेस पे चार्ज है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पूछा गया इसका रेडियस जो है वो r है, तो पूछा गया फाइंड द एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड inside the solid sphere। नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करके लेके आ गया ना, डिस्कस करेंगे। बोलो समझ में आया ना? क्वेश्चन क्या है? इसके ऊपर +q हाँ चार्ज दिया सर। गया है और सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से स्फीयर के अंदर कितना एनर्जी होगा वो तुम्हें बताना है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक। तो ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, पोटेंशियल कंप्लीट कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट कर लिया। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है, डेट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना है। जो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला है ये एग्जैक्टली सेम टू सेम रहने वाला है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिज्म, जब हम लोग बार मैग्नेट के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल? डाइपोल का मतलब क्या होता है, इसको अगर हम लोग तोड़ करके देखें तो डाई का मतलब दो, पोल का मतलब पोल। दो पोल अगर साथ में होंगे तो उसे हम लोग डाइपोल बोलते हैं। अगर एक पोल हो तो जैसे पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम लोग मोनोपोल बोलेंगे। मान लो कि दो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज टुगेदर आपस में रखे हुए हैं, तो इसे हम लोग डाइपोल बोलेंगे, है ना। और तुम लोगों ने केमिस्ट्री में भी बहुत बार यूज किया होगा डाइपोल, जैसे कि H2O का डाइपोल होता है ना। डाइपोल मोमेंट लिखते हैं ना हम लोग, बोलो हाँ सर। लिखते हैं, तो वो डाइपोल हाँ होता सर। है। और वही उसी के जैसा कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे भी रिलेटेड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेंगे, फार्मूला देख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो डाइपोल होता क्या है और कब हम लोग डाइपोल बोल सकते हैं? जनरली कोई भी दो चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट चार्जेस पास पास में रखा हो एट ए डिस्टेंस ऑफ a, इसका मैग्नीट्यूड जो है +q है और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो -q चार्ज है, तो ये एक डाइपोल को क्रिएट करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो इस डाइपोल को मैंने बताया कि ये है, जैसे कि हम लोग कोई भी चार्ज बोलते हैं तो चार्ज में आ जाता है दो चीज़, कि पॉजिटिव है या नेगेटिव चार्ज है, और दूसरा बात आ जाता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। समझ में आ गया क्या?
सेम वे में यहाँ पे भी मैंने इसका नाम दिया है कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल का कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ होगा, कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा। उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो उसको डिफाइन करने का जो नाम है वो है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं, बराबर। और जो डायपोल मोमेंट होता है दैट इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ एनी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, चाहे तुम पॉजिटिव चार्ज लो चाहे एक नेगेटिव लो, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू Q इंटू ए। और क्योंकि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो ए पे भी हम लोग एक वेक्टर लगा सकते हैं। डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर, इट इज ए वेक्टर। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। तुम्हारे नोटबुक में इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को 2L लिया जाता है, -Q प्लस Q, इसके बीच का डिस्टेंस 2L लिया जाता है। तो फॉर्मूला में क्या लिखा जाता है? P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो चीज़ सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, बस याद रखना क्या, डायपोल मोमेंट जो होता है वो Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। जब हम लोग डायपोल क्रिएट करते हैं तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम रखते हैं, ठीक है। सो ए इज स्मॉल फॉर डायपोल। जैसे कि हम लोग बातें करें H2O का, H2O का डायपोल मोमेंट हम लोग निकालते हैं ना। अच्छा, इसका डायरेक्शन पहले मैं बता देता हूँ, डायरेक्शन किधर होता है? डायरेक्शन ऑफ डायपोल, जो डायरेक्शन डायपोल का होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव के डायरेक्शन में होता है, फ्रॉम नेगेटिव पॉजिटिव। तो जैसे मैं अब डायरेक्शन के साथ यहाँ पे बनाता हूँ, कोई भी चार्ज, नेगेटिव चार्ज इस जगह पे रखा हुआ है और कोई भी पॉजिटिव चार्ज इस जगह पे रखा हुआ है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि एक डायपोल जो है वो रखा हुआ है P, जिसका मैग्नीट्यूड Q इंटू ए है और इसका डायरेक्शन इधर है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज के तरफ होता है डायपोल, इसका ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, समझ में आया सबको? तो ऐसा डायरेक्शन हम लोगों ने क्यों चूज़ किया? नेगेटिव टू पॉजिटिव, केमिस्ट्री में जाओगे तो तुम्हें उल्टा डायरेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। जैसे मैं H2O के बारे में बात कर रहा था, तो ये हमारा H2O मॉलिक्यूल है, तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन हो जाता है। और हमें पता है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो जो हमारा डायपोल का डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव के डायरेक्शन में होगा और ये नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में होगा। तो दो डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर हो जाएगा? इस डायरेक्शन में। तो जब भी H2O मॉलिक्यूल होता है उसका डायपोल हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। केमिस्ट्री में डिफरेंट तरीके से दिखाया जा सकता है। तो ये डायपोल ऐसा होगा H2O का, और H2O मॉलिक्यूल है तो क्या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा? बिल्कुल। तो इस तरीके से हमारा डायपोल क्रिएट हो गया। अब इस तरीके से डायरेक्शन क्यों चूज़ किया गया? देखो, जब स्टार्ट हुआ था उस समय क्या था, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी डायपोल को रखा जा रहा था। तो जब डायपोल को रखा जाता था तो वो बार बार इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेता, इस तरीके से अरेंज कर लेता था। और इस तरीके से अरेंज करता था, कभी भी मैं इसको डिस्प्लेस भी करूं ऐसे करके तो हमेशा इस तरीके से अरेंज कर लेता था। तो ये इसका स्टेबल पोजीशन देखा गया कि ऐसा स्टेबल पोजीशन होता है। तो इस तरीके से डिफाइन कर दिया गया कि जो भी डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और डायपोल का डायरेक्शन ये है, तो ये कैसा होगा? स्टेबल फॉर्म में होगा।
स्टेबल। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ होना चाहिए डायरेक्शन। बोलो, समझ में आया सबको? कोई दिक्कत इसमें? No, sir. डेफिनेशन सिंपल सा बोला जा सकता है, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन आर प्लेस्ड at a small distance between them, then it forms a dipole, and its dipole moment, electric dipole moment, is equals to the magnitude of any of the charge multiplied with the distance between them। ये हो जाएगा। और इसका जो एसआई यूनिट है और सीजी, दो तरह की यूनिट होता है, एक एमकेएस यूनिट होता है और एक सीजीएस यूनिट होता है ना। तो डायपोल का यूनिट क्या हो जाएगा कि Q इंटू के है, ये हो जाएगा कूलम, कूलम, और ये आ जाएगा मीटर, कूलम मीटर। और दूसरा क्या आ जाएगा, चार्ज है तो कूलम और सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जनरली हम लोग चार्ज को एमकेएस यूनिट में फ्रैंकलिन में लेते हैं। ये तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिबेग। तो ऐसा ही यूनिट हमारा एमकेएस यूनिट ही फॉलो होता है। और इन दोनों में रिलेशन कितना आ जाएगा, फॉलो कितना आ जाएगा, 1, इसको कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, डिवाइड इज इक्वल्स टू 3.3 10 raised to power -30 कूलम मीटर। तो ये जो है, इसमें सीजीएस यूनिट में क्वेश्चन रियरली तुम्हें मिलेगा, ज़्यादातर तुम्हें जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो हमेशा एमकेएस यूनिट में। तो FR क्या लिखा है आपने? फ्रैंकलिन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब मैग्नीट्यूड, अच्छा इसके फील्ड के बारे में देखें। फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे होंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस जैसे इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज रखा गया और इस जगह पे नेगेटिव चार्ज रखा गया। इसके फील्ड लाइंस के बारे में आई थिंक हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे एंड होगा। और किसी भी जगह पे फील्ड लाइंस निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज को पुट करते हैं। जैसे ही टेस्ट चार्ज पुट करेंगे तो उसमें फोर्स मिलेगा, और जिधर भी फोर्स का डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इस तरीके से हम लोगों ने अनेक अनेक पॉइंट्स निकाले और सभी पॉइंट्स को एक एक करके हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया। ठीक है क्या, ये हमारा इलेक्ट्रिक का डायरेक्शन। ऐसा कुछ होगा ना, और यहाँ पे भी ऐसा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी, सिंपल है, कुछ खास है नहीं। डायपोल, डायपोल में बस तुम्हें इतना से याद रखना है कि दो चार्जेस होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सेम चार्जेस नहीं होना चाहिए।
मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए, डिफरेंट इन साइन होना चाहिए, और फिर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो काफ़ी कम होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा ये चीज़ हम लोग को निकालना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, ड्यू डायपोल, और डायपोल का दो पोजीशंस होता है जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। बेसिकली 3 पोजीशन होगा, लेकिन 2 पोजीशन स्टैंडर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, से थोड़ा ऊपर करें हम। हमारे पास अगर कोई डायपोल है, इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और इस तरफ होगा नेगेटिव चार्ज, इस तरह। लंच और इसके दो पोजीशंस होते हैं, एक एक्सियल पोजीशन होता है और एक इक्वेटोरियल पोजीशन होता है, क्योंकि इसके एक्सिस भी दो हो जाएंगे। ये एक्सिस है और ये एक एक्सिस है। इसे हम लोग बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, और इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो एक एक करके हम लोग इन दोनों लोकेशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो पहला हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन, और एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान, कुछ नहीं करना है, दोनों चार्जेस के कारण से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना है। कैसे करके, ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए है। और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट ए डिस्टेंस ऑफ आर, इस पॉइंट पी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन विल बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। फैक्टर फॉर्म में करेंगे, डायरेक्शन के लिए हमें पता है किधर जाएगा। तो बताओ पॉजिटिव चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, लेफ्ट या राइट? राइट। और नेगेटिव चार्ज के कारण से लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट के डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करूं, दोनों को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट। और सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड में होगा कौन, ई प्लस ज्यादा होगा या ई माइनस ज्यादा होगा? E plus. ई प्लस। ई प्लस मैग्नीट्यूड में ज्यादा होगा, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस है कम। तो ये डिस्टेंस कितना है, आर माइनस ऑफ ए बाई टू, और ये डिस्टेंस कितना है, आर प्लस ए बाई टू। r plus of a by t. So the electric field on the axial position will be equals to electric field due to both the charges, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, e प्लस का लिख लेता हूँ k q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, which is r minus of a by 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ k q डिवाइडेड बाय r प्लस ऑफ a by 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करो, क्या के क्यू कॉमन है, बिल्कुल हाँ कॉमन ले लिया मैंने, और अंदर क्या बचेगा, आर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ऑफ आर माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर, एलसीएम वगैरह ले लिया मैंने, और नीचे आ जाएगा आर माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर।
ऊपर वाले टर्म को एक्सपांड कर दो, कितना आ रहा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4 प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए बाई 2 इंटू आर, कैंसिल आउट, आर इंटू माइनस ऑफ आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाय 4 और माइनस माइनस प्लस आर। बोलो कोई दिक्कत इसमें? सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन कर सकते हैं। हाँ कैसे भी ओपन कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो भी कर सकते हैं, सही बात है। तो इसमें कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जा रहा है, कौन कौन सा, ये कैंसिल आउट हो गया और टोटल कितना निकल के आ गया, इज इक्वल्स टू के क्यू इंटू 2 RA डिवाइडेड बाय आर माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ऑफ ए बाई 2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजिशन। लेकिन ये फॉर्मूला बहुत ही बड़ा सा लेंदी सा है, कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है हमें, तो इसमें हम लोगों ने कुछ काम किया और कुछ अप्रोक्सीमेशन हम लोगों ने लिया। इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन ऐसा है कि जो डाइपोल है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है और जो डिस्टेंस जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं वो काफ़ी बड़ा है। क्या अप्रोक्सीमेशन लिया गया, आर इज मच मच ग्रेटर देन ए। अगर हमारा आर काफ़ी बड़ा है ए से तो मैं इसे नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, ये ज़ीरो हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, कैपिटल आर के रेस्पेक्ट में। फाइनल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के क्यू ए 2R डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। और फाइनल हमारा आंसर निकल के आ गया 2k क्या हो गया, p हो गया, 2kp बाय आर क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन। ये हमें याद रखना है, 2kp बाय आर क्यूब। दिस इज आवर मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन किधर होगा, तुम लोगों ने देखा था नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, और इस लोकेशन पे नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आया क्या वो इधर आया, और क्या डायपोल का भी डायरेक्शन इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही है। मैं वेक्टर जो है इसके ऊपर लगाऊंगा ऐसे, which gives us which tells us that the direction of electric field is in the same direction of dipole। बराबर है, ये हमारा एक्सियल पोजीशन है। अब देखो मैं इसमें जो चीज़ें हैं वो एक बार वापस से बता देता हूँ क्योंकि स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है। अगर डायपोल यहाँ पे रखा हुआ है तो ये सारे पोजीशंस क्या कहलाएंगे, एक्सियल पोजीशन कहलाएंगे। ऑल दिस पोजीशंस आर एक्सियल पोजीशन। और ये हमारे पास एक डायपोल है, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट होगा या राइट होगा, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव। किधर होगा, लेफ्ट या राइट, ये भी राइट ही। राइट के डायरेक्शन में होगा। इनफैक्ट एक्सियल पोजीशन पे तुम कहीं पे भी चले जाओ ऑलवेज राइट के डायरेक्शन में होगा, आगे चाहे इन्फिनिटी भी जाएंगे तो भी हमारा डायरेक्शन वैसा ही होगा। इस गलती को बिल्कुल मत करना। कुछ लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, ये डायरेक्शन दे देते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। ये हमारा एक्सियल पोजीशन का निकल गया। नेक्स्ट इज इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू डायपोल। आई थिंक तुम लोग निकाल सकते हो, एक बार निकाल के बताओ। डायपोल के कारण से इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये हमारा डायपोल है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज,
और ये इसका इक्वेटोरियल पोजीशन। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड which is at a distance of r from the center या फिर डायपोल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a है, स्मॉल है, इसका प्लस क्यू चार्ज और इसका माइनस क्यू चार्ज, और अप्रोक्सीमेशन लास्ट में जाकर के हम लोग लेंगे वही चीज, r इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल। करो एक बार सॉल्व। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मेरा KP बाय आर क्यूब आ रहा है। KP बाय आर क्यूब आ रहा है। ओके, तो सभी ने डिफरेंट डिफरेंट आंसर बताया। देखो सबसे पहले तो ये है कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है उन दोनों के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा पहले मुझे वो देखना होगा, और नेगेटिव चार्ज के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगा, और पॉजिटिव चार्ज के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ये होगा, और ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी एंगल सिमेट्री से तुम्हें पता ही चल रहा होगा थीटा होगा, फिर दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों लेंथ इक्वल है, और इसका कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव के कारण से और नेगेटिव के कारण से सेम होने वाला है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, ये ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है, इस ट्रायंगल में ये दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा, अगर मैं दोनों को E एज्यूम कर लेता हूँ तो इसका कंपोनेंट आ जाएगा E साइन थीटा, 2E साइन थीटा, और कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा इधर वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इनफैक्ट इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऑलवेज इस डायरेक्शन में होगा, कहीं पे भी चले जाओ ऑलवेज इस डायरेक्शन में होगा, चाहे वो तुम ऊपर रहो चाहे तुम नीचे रहो, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही होगा। और जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट है वो हमें पता चल गया है, डेट इज इक्वल्स टू 2E साइन थीटा, और E का वैल्यू कितना है, KQ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्या ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा मुझे, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A/2, और ये है R प्लस ऑफ A/2 का होल स्क्वायर, लेकिन रूट अंडर में जाएगा तो वो होल स्क्वायर हट जाएगा। मेरी बात क्लियर है क्या? ठीक है, वापस से फिर से लिख देता हूँ, A/2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ R स्क्वायर, रूट अंडर का होल स्क्वायर कर दिया तो रूट अंडर से बाहर निकल जाएगा। अब साइन थीटा, इस ट्रायंगल में साइन थीटा कितना आ जाएगा, ये एंगल है थीटा, और इसको साइन थीटा मैं यहीं पर रहने देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ साइन थीटा कितना आ जाएगा 2KQ, और ये थीटा है, दिस लेंथ इज R एंड दिस लेंथ इज A/2, साइन थीटा कितना आ रहा है, A/2 A/2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ R स्क्वायर के पावर, टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा 3/2। तो ये जो 2 है और ये जो 2 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा KQA डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस ऑफ A/2 का होल स्क्वायर के पावर 3/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग विदाउट अप्रोक्सीमेशन देखें इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो ये फार्मूला निकल करके आता है, लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ऑलवेज जनरली हम लोग देखते हैं कि इफ R इज मच मच ग्रेटर देन A, इफ R इज मच मच ग्रेटर देन A तो हमारा अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा और A/2 को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और QA क्या चीज़ है, वो P है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू KP/R क्यूब। तो ये हमारा Okay. फाइनल आंसर निकल करके आएगा। दिस इज एट द इक्वेटोरियल पोजीशन, कहीं और पे नहीं निकाल सकते हम लोग, ये सिर्फ इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही बोल सकते हैं। अब डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या डायपोल का डायरेक्शन था इधर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो अपोजिट डायरेक्शन में था।
तो मुझे एक नेगेटिव साइन अप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा डायरेक्शन के साथ। लेकिन हमेशा मैग्नीट्यूड को याद रखा करो, दैट इज के पी बाय आर क्यू। एक्सियल पे कितना, 2kp बाय आर क्यू, और इक्वेटोरियल पे कितना, kp बाय आर क्यू। इन दोनों फॉर्मूलेस को हमें याद रखना है। अब लास्ट आता है एक कि कोई भी जनरल लोकेशन पे हमें निकालना है। ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे हमेशा इक्वेटोरियल या फिर एक्सियल पोजीशन पे ही निकालने के लिए दे, कहीं और भी दिया जा सकता है। तो फॉर जनरल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर जनरल पॉइंट तीसरा, और इसको अच्छे तरीके से तुम्हें समझना होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें अलग तरीके से समझाना पड़ेगा और समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है लेट से, और किसी जगह पे एक डायपोल रखा हुआ है और मैं हमेशा डायपोल को ओरिजिन पे रखता हूँ। ये ओरिजिन पे रख दिया मैंने। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, इस तरफ नेगेटिव है और इस तरफ पॉजिटिव है, दोनों के बीच में डिस्टेंस a है, चार्ज q है और डायपोल मोमेंट p है। मैं एक रैंडम लोकेशन, इस लोकेशन विच इज थीटा एंगल पे सिचुएटेड है पॉइंट p पे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ कि कितना होगा। अब क्योंकि एक डायपोल है, वेक्टर क्वांटिटीज डायपोल का दो कंपोनेंट आएगा, देखना कौन कौन सा। ये डायपोल है मेरे पास, तो इसका दो डायरेक्शन में मैं कंपोनेंट लूँगा, एक तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लूँगा और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाऊंगा, तुम्हें आराम से समझ में आएगा। तो इसका दो कंपोनेंट, एक इधर हो जाएगा क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, पी कॉस थीटा, और इधर कितना आ जाएगा कंपोनेंट, पी साइन थीटा। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो, किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? नो सर। तो हमने क्या किया, बेसिकली इस वेक्टर को p को दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक इधर और एक इधर, विच इज p cos थीटा एंड p sin थीटा। बिल्कुल आराम से समझना। तो मैं अगर p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ तो ऐसा कर लेता हूँ कि इसके कारण से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखता हूँ कितना है, और दूसरे के कारण से देखता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस लोकेशन पे कितना है, और उन दोनों का समेशन कर लेता हूँ। है ना, सही बात? तो पहले मैंने लिया ये वाला p cos थीटा ले लेता हूँ। तो p cos थीटा इस तरीके से है, और इस पॉइंट p पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, p cos थीटा इसका मैग्नीट्यूड है। क्या p cos थीटा एक डायपोल है? बिल्कुल है। और ये जो पॉइंट p है, इस डायपोल के लिए कौन सा पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन या इक्वेटोरियल? एक्सियल, एक्सियल। एक्सियल। और एक्सियल का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, क्या होता था, 2kp बाय आर क्यू। 2kp बाय आर क्यूब। और यहाँ पे p क्या था, डायपोल मोमेंट, लेकिन अब हमारा p क्या है, p cos थीटा। तो ये हो जाएगा 2k, p के जगह पे p cos थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यू। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता था, डायपोल के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके कारण से इधर दे रहा हूँ, which is in this direction. So E एक्सियल हो गया। अब दूसरा देखो, इसके कारण से ये वाला है P sin थीटा, वो है ऐसा। और क्या ये डॉटेड लाइन से हम लोग P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो ये P पॉइंट कैसा है, इक्वेटोरियल है या एक्सियल पोजीशन बनेगा इसके लिए?
इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? Kp बाय आर क्यू। और डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन टू द डायपोल मोमेंट। तो डायपोल p साइन थीटा इधर है डायरेक्शन, तो इधर होगा एक्सियल, सॉरी इक्वेटोरियल। और इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा? Kp बाय आर क्यू। के p का वैल्यू कितना है? p साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। इन दोनों वेक्टर का मुझे रिजल्टेंट लेना है। इधर गया है तो यहाँ पे भी इस तरफ दे। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन मुझे लगा लेना है और इसका रिजल्टेंट जो होगा वो इधर होगा। सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट। और लेट से ये फाई एंगल पे है तो tan फाई कितना हो जाएगा? tan फाई विल बी इक्वल्स टू E इक्वेटोरियल अपॉन E एक्सियल, है ना। इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो मुझे tan फाई दे देगा। और E इक्वेटोरियल कितना था? इधर ये E, which is Kp sin theta by r क्यूब। और E एक्सियल कितना है? 2Kp cos theta by r क्यूब। इधर से मेरे पास निकल के आ गया tan फाई इज इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2। और ये तुम्हें याद रखना है, tan फाई इज इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2। एंगल पता चल गया, डायरेक्शन पता चल गया। अब मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ इधर से कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर। और जब स्क्वायर करके हम लोग फाइनल आंसर निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा के पी बाय आर क्यूब तो कॉमन है, रूट अंडर के अंदर क्या बचेगा? 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये बचेगा। अब इसको ओपन कर सकते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ए पी बाय आर क्यूब और रूट अंडर ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। So this is the net electric field at any general location। थोड़ा दिखने में हैवी है, कॉन्सेप्ट को तुम चाहो तो याद रख सकते हो या फिर फॉर्मूला को याद रख सकते हो, दोनों सही तरीके। सर आर क्या लेंगे इसमें? R is the distance from the center। और क्योंकि R काफी बड़ा है A से तो तुम R कहीं से भी ले सकते हो, ऑलमोस्ट सेम आंसर आएगा। ओके सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं और फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए एक टीपीपी कर लो और शीट में सेक्शन कौन सा हो गया था? डी ई एफ कर ले, सेक्शन एफ कर लो। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।